हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट और एडुडेन। और आज हम हिस्ट्री की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम आपको हिस्ट्री पढ़ाने लग रहे हैं, उसको कंटिन्यूएशन में करते हैं। कल जब मैंने आपको बताया था कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, प्रोविंशियल फॉर्म में जुडिशरी कैसे काम करती थी, मिलिट्री कैसे काम करती थी, अब हम उसके बाद की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक किंगडम चलेगा, जो मराठास हैं, उनको देखेंगे। अब इससे आगे आते हैं मराठास, और मराठास के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है किंग। जैसे हमने मुगल एम्पायर देखा था, तो उसके अंदर में जो रैंक एम्परर का होता है, वही मराठा एम्पायर के अंदर होता है छत्रपति का। और छत्रपति कौन है? छत्रपति जिसका अधिपत्य है मराठास के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हो गया छत्रपति। जैसे छत्रपति शिवाजी, फिर उसके बाद उनके बेटे संभाजी। और जब मैंने आपको बहादुर शाह वाला जो फैक्शन है, जिसके अंदर मैंने पहले बताया था 1707 के बाद जो लास्ट मुगल शासक था, तब मैंने आपको बताया शाहू जी को छोड़ दिया था, जो कैप्टिविटी में थे औरंगजेब के टाइम पे, उन्हें छोड़ दिया। अब उसके बाद एक सक्सेशन का वो दौर चला, जब ताराबाई जो शिवाजी के बेटे की विडो थी, उसका एक फैक्शन चल रहा था। वो कह रहा था कि वो मराठा के छत्रपति बनेंगे या शाहू जी बनेंगे। अब शाहू जी को छत्रपति के तौर पर जाते जाते जब तक बहादुर शाह गए, तो उन्होंने मान लिया कि मराठा की तरफ से जो किंग है वो शाहू जी है। तो अब जब हमें पता लग चुका है जो छत्रपति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब छत्रपति को भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अलग अलग फैक्शंस के ऊपर काम करना पड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोला जाता था अष्ट प्रधान। अष्ट मतलब 8 और प्रधान मतलब जो हेड होंगे। अब हम उनको डिस्कस करते हैं। अब अष्ट प्रधान के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, और जो ये पूरा जो सेंचुरी है, जो 18वीं सेंचुरी चल रही है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम निकल के आता है वो है पेशवा का। पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, और आगे इसको देखेंगे कि कौन कौन से पेशवा हुए हैं, और मराठास की जो किंगडम बढ़ा उसके अंदर में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पेशवा ने। तो पेशवा प्राइम मिनिस्टर के तौर पर रहेगा पेशवा। उसके बाद दूसरा, वहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर था, वजीर बोलते थे। यहां पर क्या हो गया? अमतिया, फाइनेंस मिनिस्टर। और इसका क्या काम था? जो रिस्पॉन्सिबल था रेवेन्यू और फाइनेंस के लिए। अब जैसे हमारे इस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो क्या करती हैं, वो टैक्स कैसे लगेगा, कहां क्या आएगा, कैसे टैक्स कलेक्शन करेगी, उसी टाइप का जो काम है वो मराठास के अंदर में अमतिया जो टाइटल दिया जाता है। उसके बाद आते हैं सचिव। सचिव हो गया सेक्रेटरी। अब इसके रेफरेंस में एक अमेजॉन प्राइम में सचिव जी, एक जो पंचायत सीरीज चलती है, वहां पे जो सचिव जी कौन होते हैं, वो प्रधान के नीचे काम करते हुए वो सारा काम देखते हैं। इसी तरह से सेक्रेटरी होते थे, सेक्रेटरी की तरह काम करेंगे, और वो हैंडल क्या करते थे? ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। आजकल के जो हमारे चीफ सेक्रेटरी वाला जो लेवल होगा वो हो गया हमारे सचिव। उसके बाद आते थे मंत्री। ये रिकॉर्ड करते थे स्टेट इवेंट्स को, अलग अलग टाइप के जो इवेंट चल रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करते थे। और फिर आते थे हमारे सेना मंत्री हो चुके, अब आगे हमारे सेनापति। सेना मींस मिलिट्री, और पति जो उसको लीड करेगा। ठीक है। कई कई फाइट्स के अंदर जो नेक्स्ट पेशवा आते थे वो खुद भी जाते थे, और जैसे जो बाजीराव जो फर्स्ट हैं, वो खुद एक बहुत बढ़िया वॉरियर थे, तो वो सेनापति के तौर पर भी जाके जाया करते। लेकिन वहां पर भी एक सेनापति हुआ करता था, और सेनापति का मेन क्या बात था? कमांडर इन चीफ है, और जो मिलिट्री को हेड करेगा। उसके बाद आगे हमारे सुमत, ये फॉरेन मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। जैसे इस समय हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, उसी तरह से जो फॉरेन में क्या बात होगी, कैसे जो डिप्लोमेसी मेंटेन करने के लिए काम करते थे, वो करते थे हमारे सुमत। नेक्स्ट होगा हमारा न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। जैसे अभी हमारे जुडिशरी है, इसी तरह से जुडिशरी हमने मुगल एम्पायर में भी देखी थी कि वहां पर शरिया लॉ चलता था और काजी होता था। ऐसे ही यहां पर न्यायाधीश होते थे, और न्यायाधीश ये जो टर्म है ये अभी भी यूज होती है। जो हमारे जजेस हैं उन्हें अभी भी हम न्यायाधीश ही बोलते हैं हिंदी के अंदर। वहीं जो लास्ट है वो है पंडित राव। ये मेनली जो रिलीजियस मैटर्स को है उनको डील किया करते थे। और रिलीजियस मैटर क्यों डील करने जरूरी थे? क्योंकि जब मैंने आपको मुगल एम्पायर भी बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था वो इस्लाम से रूल करते थे,
और अब की तरह जैसे एक सेकुलर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तब सबकी सब जो किंगडम है वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन चलती थी और रिलीजन के बेस पर उनकी इंटरप्रिटेशन वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती थी। तो इसीलिए आपको मुगल के अंदर भी मिलेंगे और इसी तरह से आपको मराठा एम्पायर के अंदर भी मिलेंगे। तो आपके ये हो गए, हमारे अष्टप्रधान हो गए। अब नेक्स्ट क्या होता है, अष्टप्रधान हो गए। अब नेक्स्ट जो है ये हो गया सेंट्रल लेवल पे। अब प्रोविंशियल लेवल पे जैसे कि स्टेट लेवल के ऊपर देखेंगे तो स्टेट लेवल में वहां पर भी सूबे थे, यहां पर भी सूबे, लेकिन वहां और सूबे में जो डिवीजन थे वो अलग थे, यहां पर अलग। जैसे सूबा होगा, यहां पे प्रांत और तालुकास थे, वहां क्या थे आप बताइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर थे सरकार और परगना। मैंने आपको बताया था, रेफरेंस भी दिया था कि बंगाल के अंदर अभी भी नॉर्थ परगना, साउथ परगना, जो ये सब नाम है ये अभी भी चलते हैं। और सरकार यूज होता था मुगल अंपायर्स के अंदर, यहां हो जाते थे प्रांत और तालुकास। ठीक है, अब तालुका के बाद सूबेदार जो होगा, सूबेदार क्या, जो सूबे का हेड है। अगर एक तरह से लगाया जाए, जो गवर्नर का जो पोस्ट होती है इस समय, जो हेड ऑफ द स्टेट होता था, उसी तरह से सूबेदार काम करता था। उसके बाद आ गए हमारे मामलतदार। ये क्या काम करता था, ये डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू ऑफिसर की तरह काम करता था। और फिर आगे पाटिल। आप अगर अभी भी महाराष्ट्र वाली साइड में जाते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग पाटिल लगाते हैं। पाटिल एक सरनेम भी है और एक टाइटल भी है, और कुछ लोग अब उसे एज ए सरनेम भी यूज करते हैं। तो जो पाटिल जो मेन जो यूज हुआ था वो इसीलिए किया जाता था, जो वहां का सरपंच लगा लीजिए उसे बोला जाता था पाटिल। ये था प्रोविंशियल टाइप में। और अगर विलेज लेवल पे भी जाएंगे तो हमें पता लग गया कि पाटिल बोला जाता था। अब इसके बाद और नेक्स्ट क्या है, अब ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर स्टेट चलाना है, अगर कोई भी किंगडम चलाना है, अपना रूल चलाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि रिवेन्यू सिस्टम क्या है और टैक्स किस तरह से लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था, वहां पे टोडरमल ने बनाया कि उनका फलत चलता था, या शरिया चलता था, जागीर के हिसाब से आता था। जैसे कई बार टैक्स लग जाता था, वहां पर जजिया लग गया था। जजिया किस लिए लगाया था, किस रिवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाए। किन पे लगता था, रिलीजन बेस पे लगता था कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। तो ये सब जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस बहुत जरूरी हैं हर एक स्टेट के लिए। अभी जैसे इनकम टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, नॉन जो इनकम के अलावा जैसे कि जीएसटी लग गया, हमारा एक्साइज ड्यूटी लगी, ये सब जितने भी टैक्स है, कस्टम ड्यूटी हैं, और टैक्स से ही तो रिवेन्यू आएगा स्टेट के पास। क्योंकि स्टेट के पास रिवेन्यू आएगा तभी तो वो एक्सपेंडिचर करके वो डेवलपमेंट के लिए काम कर सकेगा। इसलिए जो रिवेन्यू सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब रिवेन्यू सिस्टम के अंदर जो मराठास के दो मेन टैक्स होते थे, एक तो होता था चौथ और एक होता था सरदेशमुखी। अब चौथ का मतलब क्या है, 25% ऑफ द रिवेन्यू। अब 25% क्या है, अगर 100 है, 100 रिवेन्यू हुआ है तो उसका 1/4 यानी कि 25 रुपए जो रिवेन्यू का कलेक्शन है वो मराठा एम्पायर को दिया जाएगा। और चौथ किससे लिया जाता था, लेविड के बाय नॉन मराठा टेरिटरीज। अगर हम इसको ये सदर्न इंडिया मान लेते हैं और यहां पर मराठास हैं, मेनली पूना और ये महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक वाला पार्ट के अंदर है, और यहां पर डेक्कन में अगर मराठा हैदराबाद की एक पूरे एक सब्सिडाइजेशन स्टेट आ चुका है, तो उससे क्या लेंगे, उससे चौथ लिया जाएगा। उनका जो रिवेन्यू कलेक्शन हुआ है उसका 1/4 ले लिया जाएगा। और क्यों लिया जाता है, एज ए एक्सटॉर्शन मनी, और सिर्फ इसलिए कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, इसलिए आपको चौथ देना पड़ेगा। वही एक दूसरा टैक्स होता है, जैसे इस समय हम सेस लगा देते हैं, उस तरह का होता है जिसको बोलाता है 10% ऑफ द रेवेन्यू, और जो बोलाता है सरदेशमुखी। जब हमने शुरू किया था लेक्चर, जब मैंने बताया था कि जाते जाते जब 1712 में बहादुर शाह गया, उससे पहले उन्होंने सरदेशमुखी को अलाउ कर दिया था, चौथ अलाउ नहीं किया था। अब सरदेशमुखी क्या है, यह भी किया जाता है मराठा कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंस्ड एरिया। जैसे अब जब बढ़ जाता है, जब पेशवाई बढ़ जाती है और मराठा एम्पायर बढ़ जाता है, तो यहां पर मान लीजिए जो पूना है जहां पर पेशवा बैठता है, यहां पर भोसले हैं, होलकर है, सिंधिया हैं, ये सबके सब मराठा स्टेट के अंदर ही, और वहां पर वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। तो वो जो टैक्स देंगे, जो 10% देंगे, वो होगा सरदेशमुखी।
या फिर यहां पे मान लीजिए एक छोटा सा स्टेट है, एक्स स्टेट है, और वो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वहां पर वो अपनी प्रभुता मानते हैं कि हम आपसे आपका अधिकार मान रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो स्वदेशमुखी दे देंगे। तो स्वदेशमुखी दे दिया, और यहां पर सोवरेनिटी बेस्ड ट्रिब्यूट होता है कि हम आपकी सम्मुता को मानते हैं, इसलिए हम आपको टैक्स दे रहे हैं। इसके अलावा क्या था, रायतवाड़ी सिस्टम चलता है। अब रायतवाड़ी क्या है कि जो छोटे छोटे जो किसान हैं उन सबको रॉयट्स बांट के कि छोटा छोटा फार्म लैंड दे दिया, वहां पर अपना ग्रो कीजिए, और ग्रो करके जो टैक्स है वो आप दे दीजिए, आपको उसका एक तरह से अधिकार मिला हुआ। ये सिस्टम चलता है, और ये रॉयतवाड़ी सिस्टम जो है ये बाद में ब्रिटिशर्स ने भी इंक्लूड किया था। जब ब्रिटिशर के अंदर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने जमींदारी सिस्टम लाया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलबारी सिस्टम, ये सब सिस्टम हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री के जब पूरे लेक्चर चलते रहेंगे। कंटिन्यूएशन में आप देखिएगा, पीछे का लेक्चर में जो है रेफरेंस है वो भी बता रहा हूं, आगे जो आने वाला है वो बताएंगे। तो इस तरह से उनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद जुडिशरी कैसे होगी। जुडिशरी में न्यायाधीश होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो जज के तौर पे काम करते हैं, और उसके अलावा जो विलेज पंचायत हैं उनके जो सरपंच होते थे या पाटिल लगा लीजिए, वो मेनली जुडिशरी का काम करते थे। अब मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, सेनापति है, फोर्ट कमांडर है, और कैवलरी है, इन्फेंट्री। अब इसके अंदर में क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा छत्रपति, अगर वो गया हुआ है, या फिर पेशवा जाएगा। पेशवा के बाद उसका कमांडर या सेनापति जो है, जो उसको लीड कर रहा होगा, उसके बाद अलग छोटे छोटे फोर्ट कमांडर्स होंगे, और फिर जो पैदल चलने वाली या जो घुड़सवार है, इस तरह से डिवीजन होता था मिलिट्री के अंदर। अब जुडिशियल हो गया, मिलिट्री हो गया। अब इस तरह से हमने जो मराठास हैं उनका कैसे सिस्टम चलता था वो मैंने आपने बता दिया। लेकिन अब जब हम इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मराठास और मुगल्स नहीं थे, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स थे। और आगे आने वाले टाइम में जब हम 1712 से आगे जब डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कैसे सक्सेशन स्टेट बने, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, तो उन सबको भी संज्ञान लेना पड़ेगा, वहां पर किस तरह का सिस्टम चलता था। अब अगर हम मान लीजिए एक रफ सा डायग्राम इंडिया है, और ये रफ डायग्राम है इंडिया का, तो यहां पर बंगाल का स्टेट बन गया, फिर हैदराबाद का स्टेट, यहां पे पूरा राजपूताना था, जो राजस्थान, कुछ पार्ट गुजरात का, वरना पाकिस्तान वाला सिंध, इस पार्ट के अंदर राजपूत थे, तो वो सब इंडिपेंडेंट रूलर थे। तो वो इंडिपेंडेंट रूलर कैसे काम करते थे, तो उनका भी एक सिस्टम था जहां पर जो किंग या चीफ कैसे कि अगर जाट चीफ्स हैं तो उनके भी कंट्रोल्ड एरिया हैं, या बुंदेला चीफ्स हैं तो बुंदेलखंड वाले रीजन के अंदर जो बुंदेला चीफ होंगे वो अपना काम करेंगे, और वो किंग की तरह ही काम करेंगे, और उनके पास लोकल ऑटोनॉमी मिलती है। फिर अगर वहीं पर कोई बड़ा रीजन है, जैसे मारवाड़ का रीजन है, अंबेर का रीजन है, जोधपुर वाला रीजन है, और जयपुर वाला जो रीजन है, वहां पर अगर राजपूताना बड़ी है तो बड़ी के बीच में भी छोटे छोटे डिवीजन हो सकते हैं। वहां पर जब छोटे डिवीजन होंगे तो वहां पर फ्यूडल लॉर्ड्स बिठा सकते हैं। जैसे जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे तो वहां पर हमने बताया था आपको कि जागीरदार्स होते थे। जागीरदार्स क्या थे, जिनको कुछ एक लैंड, एक एरिया दे दिया था, वहां पर आप रूल कीजिए, वहां पर आप कंट्रोल कीजिए, रिवेन्यू आएगा, और रिवेन्यू का एक लमसम अमाउंट आप लेंगे, बाकी आप दे देंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इस तरह का काम भी था कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स, या आगे चलकर वहां पर राजा लगा लीजिए या चीफ लगा लीजिए, इस तरह से फ्यूडल लॉर्ड्स भी हुआ करते थे। फिर उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर। अब टैक्स कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी भी अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी देखेंगे तो जब तक टैक्स नहीं आएगा, जब तक पैसा नहीं आएगा, आप कोई भी चीज नहीं चला सकते। देश देख लीजिए, कोई कंपनी देख लीजिए, अगर आपने मान लीजिए कंपनी है एक्स और उस कंपनी के पास पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे तो एम्प्लॉयज रख सकती है, कैसे कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकती है। तो उसके लिए रिवेन्यू इज द मस्ट। अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो रिवेन्यू कलेक्शन करना पड़ेगा। और रिवेन्यू कलेक्शन हो गया, और उसके बाद जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी इसलिए जरूरी है, अगर किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ है तो आपको यह देखना होगा कि आपके रीजन के अंदर कैसे आप एक जस्टिस लेके आ सकते हैं। और जो उस टाइम का एक लॉ है, अगर मान लीजिए मुगल्स की बात करते हैं तो शरिया चल रहा है, अगर मराठास की बात करते हैं तो उनके जो रिलीजियस, जो हिंदू रूल चल रहे हैं, तो जो रूल चल रहा है, जो रूल आपका एक एस्टैब्लिश बाय लॉ है इन द लैंड, जो लॉ भी होगा, जिस भी तरह का लॉ है, यहां पर जो राजा ने कह दिया वो लॉ होता था।
क्योंकि इसके अलावा जो रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर लिखा होता था वो होता था। अब इंटरप्रिटेशन के अंदर जो किंग ने कह दिया या जो फ्यूडल लॉर्ड्स ने कह दिया वो आपका लॉ है। अब वो गलत है सही है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं होता था। जैसे कि अगर अब के सिस्टम में देखते हैं, जहां अगर कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी किंग तक, जैसे कि अगर किंग या प्रेसिडेंट भी कोई गलत कर रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, वैसा सिस्टम नहीं था। वहां पर किंग इज द रूल, जो नोबल इज द रूल, जो भी नोबल्स ने कह दिया वो रूल बन जाता था, आइदर बाय द रिलीजियस टेक्स्ट, उस हिसाब से चलता था। और यह था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। मैंने अब आपको यह बता दिया। अब हम 1712 से आगे शुरुआत करेंगे। 1712 में जब मैंने आपको बताया शहनशाह बेखबर बहादुर शाह फर्स्ट, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उससे आगे हम देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। और मुगल के साथ साथ मैं कोरिलेशन बताऊंगा कि अगर मराठास के साथ कुछ क्या हुआ, वजीर्स के साथ क्या हुआ। जब मराठा देखेंगे तब भी वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। हिस्ट्री कोरिलेशन से चलती है और टाइम फ्रेम से चलती है। अगर 1712 में अगर बहादुर शाह मरे हैं तो उसके बाद उस लेवल पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये आपको एक रीजन स्पेसिफिक में नहीं देख सकते। क्योंकि जब अगर इंडिया को देख रहे हैं तो इंडिया में इस समय पर जब इंडिया को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो कुछ पार्ट अफगानिस्तान का भी आ रहा है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, और उसके साथ साथ बांग्लादेश और कुछ पार्ट म्यांमार का भी। तो इतना बड़ा रीजन है। तो इतने बड़े रीजन के अंदर जब आप एक ईयर या एक इवेंट को देखते हैं तो उसकी इंप्लीकेशन पूरे रीजन के ऊपर होती है, और कहीं भी कुछ भी डेवलपमेंट होगी उसको कोरिलेशन से हम आपको बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you very much and please subscribe to our show. Thank you.